क्या आप इस बात की कभी कल्पना कर सकते हैं कि कोई भी राजनीतिक या सामाजिक संगठन जिसका प्रभाव देश भर में हो और दशकों से हो, वो राष्ट्रद्रोही हो सकता है, वो देशद्रोही हो सकता है? क्या ऐसा संभव है कि जिस संगठन से निकले कार्यकर्ता, स्वयंसेवक देश के सर्वोच्च पदों पर आसीन रहे हों और आज भी हों, वो राष्ट्रद्रोही होगा? क्या ऐसा संभव है कि जिस संगठन के मात्र संगठन को इस देश की जनता ने 3 बार मतदान के जरिए केंद्र की सरकार सौंपी हो, वो राष्ट्रद्रोही हो सकता है? और अगर हम ये कहेंगे कि हां वो संगठन राष्ट्रद्रोही है, तो फिर इसका मतलब हम भारत के करोड़ों करोड़ मतदाता, उनकी बौद्धिक क्षमता, उनकी प्रतिभा, उनके निर्णय लेने की शक्ति पर भी सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि ये सत्ता छीना झपटी से तो हासिल नहीं होती ना, ये सत्ता हासिल होती है वोट से। जिस वोट से जवाहरलाल जी प्रधानमंत्री हुए दूसरी बार, जिस वोट से इंदिरा जी प्रधानमंत्री रहीं, जिस वोट से नरसिंह राव जी रहे, देवी गौड़ा रहे, बीपी सिंह रहे, राजीव जी रहे, वाजपेयी जी रहे, मनमोहन सिंह रहे और अब नरेंद्र मोदी हैं। ये विषय हम क्यों लेकर आए? क्योंकि आज कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मात्र संगठन देशद्रोही है। सवाल खड़ा हो गया। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही क्यों? क्या कोई ये कहे कि कांग्रेस देशद्रोही है तो उस बात को कोई स्वीकार किया जा सकता है? नहीं। सब लोग अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी शक्ति, सामर्थ्य और बुद्धिमत्ता के हिसाब से देश की सेवा कर रहे हैं, देश के विकास में अपना योगदान कर रहे हैं, अपनी भूमिका निभा रहे हैं। देशद्रोही जैसा शब्द ठीक नहीं। और संघ के लिए ही क्यों, किसी के लिए ठीक नहीं। आप सहमत हो सकते हैं, वैचारिक तौर पर असहमत हो सकते हैं संगठन से, लेकिन देशद्रोही नहीं कहिए। जो लोग सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में आपके साथ काम कर रहे हैं दशकों से, उनके बारे में आपकी ऐसी धारणा है। इसी संगठन से अटल बिहारी वाजपेयी निकल कर आए थे, ऐसी धारणा आप रखेंगे? ये ठीक नहीं। इस धारणा को इस देश ने कभी स्वीकार नहीं किया। पार्टियों को चुनाव में हराया देश ने, लेकिन देशद्रोही नहीं कहा। आपकी नीति समझ नहीं आई, आपकी कार्यशैली समझ नहीं आई, हटा दिया, विश्राम दे दिया, वनवास दे दिया, लेकिन देशद्रोही नहीं। ये बड़ा कड़ा शब्द है, कटुता से भरा शब्द है। इसके बाद विमर्श की, चर्चा की, संवाद की सारी स्थितियां खत्म हो जाती हैं जब आप किसी के ऊपर देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही होने का तमगा चस्पा कर देते हैं। मुझे लगा इस पर चर्चा होनी चाहिए आज कि भाई मसला क्या है और ये गुस्सा क्यों? ये गुस्सा केवल तिरंगा यात्रा और तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान के चलते नहीं है। इस गुस्से के पीछे का उत्प्रेरक तत्व इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ईडी, जिसके चलते इधर उधर दोनों तरफ चरम पर उत्तेजना भ्रमण कर रही है, चहलकदमी। तो ईडी पर गुस्सा क्यों? बाकी बहस चलेगी तो चर्चा होगी, लेकिन मैं एक सामान्य बात कहता हूं।
सुब्रमण्यम स्वामी को ऐसा लगा था कि नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार की भूमिका संदिग्ध है और उन्होंने गड़बड़ घोटाला किया। स्वामी जी महाराज सुप्रीम कोर्ट गए, आरंभिक दस्तावेज दिखाए सुप्रीम कोर्ट को, आरंभिक साक्ष्य सौंपे, सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट हुआ, उसने जांच आदेशित कर दी, मुकदमा हो गया गांधी परिवार पर। यही ना आज जिन जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार बहुत सारे लोगों के कारण जांच एजेंसियां बहुत सारे ऐसे लोगों के खिलाफ मामले दर्ज नहीं कर रही हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, तो उनके पास सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दिखाया गया रास्ता मौजूद है। साक्ष्य जुटाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, आदेश ले आइए, ईडी के लिए, सीबीआई के लिए, आईबी के लिए, रॉ के लिए, जिसमें मानो वहां के लिए आदेश लाइए, सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट कर दीजिए, आदेश ले आइए। फिर कोई सरकार, कोई मंत्री, कोई संतरी उसको रोक नहीं सकता। लेकिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं होगा मामला ना, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहो ये भी चोर, वो भी चोर, वो भी चोर, उससे बात नहीं बनेगी। अदालत जाना होगा, अदालत को आरंभिक प्रामा फेसाई संतुष्ट करना होगा और संतुष्ट करने के बाद अदालत अगर आदेश दे देगी तो उसकी भी वही गति होगी जो आज गांधी परिवार की हो रही है। एक पांव घर में, दूसरा पांव ईडी के दफ्तर में, वहां भी बंगला ऑफिस सील होगा जैसे यहां हो रहा है। आप इतना करो तो मुझे लगता है इस रास्ते पर अगर कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल गौर करेंगे तो उनका जो गुस्सा है वो भी कम होगा और वो ज्यादा बड़ी राजनीतिक सफलताएं भी पा पाएंगे जैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने पाई अदालत के जरिए। तो आप भी करिए, जिन जिन को लगता है कि भाई कुछ दोषी बच रहे हैं, जाइए अदालत, उनके खिलाफ आदेश लेकर आइए और उन सबको जेल भिजवाइए। सुब्रमण्यम स्वामी तो आज भी कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी को जेल जाना होगा, कोई रास्ता नहीं, नान्यः पंथः अयनाय। आप भी जाइए, ऐसे ही ताल ठोक कर बोलिए, लेकिन आप अदालत नहीं जाएंगे तो आपके बोलने की विश्वसनीयता घट जाएगी। राहुल जी कह रहे हैं जो करना हो कर लो। राजनीतिक तौर पर इसको हेड ऑन बोलते हैं, अच्छा तेवर है। आज कांग्रेस के मेरे मित्र मुझसे भी नाराज हो गए, वो प्रोमो डाला तो उसमें कई कुछ बाचाल थे, उत्साही, वो अपना अपना बता रहे थे। मेरा बड़ा सीधा सरल बात, दो बातें हैं उन पर आपका आरंभिक वो हो जाए, फिर उसके बाद में बहस को आगे बढ़ाऊंगा। एक अंशुमन द्विवेदी जी भी जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत। त्रिपाठी जी, मेरा दो बातें कहना था। रामलाल चोर है, श्यामलाल चोर है, फलाना चोर है, ढिकाना चोर है, सब चोर है और मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही, चोरों को बचा रही। ठीक, आपका स्लोगन है ये, ठीक, राइट फ्रॉम 24 अकबर रोड तो गांव की कांग्रेस तक, ठीक, सबको यही निर्देशक, यही बोलते रहो। कोई कुछ पूछे तुम ये बोलना शुरू कर दो, ठीक। सवाल उसका पाकिस्तान का हो, नैन्सी पेलोसी से संबंधित हो, इसकी चिंता नहीं करना, तुम ये बोलना शुरू कर देना, ठीक। मेरा निवेदन, जिन जिन को आप भ्रष्ट मानते, मेरी बात धैर्य से सुन लीजिएगा, फिर उत्तर दे दीजिएगा, वंस फॉर ऑल सेटल हो जाएगा मतलब मेरे मंच पर। बाकी मुंडे मुंडे मतर भिन्ना बोलते रहिए सब लोग। मेरा निवेदन ये, जितने लोगों को आप भ्रष्ट मानते हैं और ये मानते हैं उनके खिलाफ कौशल कांत मिश्रा की सरकार या उसके अधीन आने वाली जांच एजेंसियां जांच नहीं कर रही, उन सबके केस तैयार करिए। सुब्रमण्यम स्वामी की तरह उनके लिए आरंभिक साक्ष्य जुटाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, ताल ठोक के सबके खिलाफ जांच का और एफआईआर का आदेश लेके आइए। देखे कोई सरकार कैसे मना कर देगी, क्या ईडी की मजाल और क्या सीबीआई की, आप रॉक को भी आदेशित करा लीजिए कोई विदेशी मामला हो तो। आपके खिलाफ सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ ऐसे ना मामला बना, किसी सरकार ने तो बनाया नहीं। सुप्रीम कोर्ट गए स्वामी जी,
ले आए। आज भी वो कह रहे हैं कि भाई 22 साल से कम की सजा नहीं होगी। फिर आप भी ताल ठोको। एक दूसरा प्रश्न इसी में, कांग्रेस हो, भाजपा हो या वामपंथी दल हो या कोई भी राजनीतिक दल, वो या उनसे जुड़े आनुषंगिक संगठन, पितृ संगठन, मातृ संगठन, कुछ संगठन को, उनसे हमारे मतभेद हो सकते हैं। देश में काम करने के तौर तरीके अलग अलग हो सकते हैं, विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन क्या ये स्थिति आ जाएगी कि हम सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में अपने साथ काम करने वाले लोगों को देशद्रोही कह देंगे कि ये संगठन देशद्रोही है? जिस संगठन के 3 स्वयंसेवक ने 3 बार स्वयंसेवक भारत के प्रधानमंत्री हो लिए, राष्ट्रपति हो लिए, दर्जन भर से ज्यादा राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, आप देशद्रोही कह देंगे? अपने साथ काम करने वालों के लिए ये भाव होगा हमारा? कांग्रेस ने जो बातें कही उसको मैं और सरल शब्दों में करके फिर डॉक्टर संजय सिंह के पास चलूंगा, वो उत्तर देंगे, फिर बाकी लोगों को बाद में बहस में जोड़ूंगा। पहले आज मुकाबला इन दोनों लोगों के बीच में है, इनामी मुकाबला, कांग्रेस और संघ। कांग्रेस कह रही है कि भाई हमें सरकार बदलने का इंतजार है। क्या मूल ये है, उसका शब्द अलग है, लेकिन जो मैं समझता हूं मतलब बिल्कुल सार सार को गए रहे। उनका कहना है कि हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जब ईडी हमारे कंट्रोल में आ जाएगी तो मामला सब सुलझ जाएगा। मैंने रास्ता दूसरा बताया था अरविंद भाई को भी, अरविंद भाई के लिए भी, केजरीवाल जी के लिए भी, क्योंकि वो हर दूसरे तीसरे दिन नया पर्चा जारी कर देते हैं। हम करें अदालत से आदेश ले आओ ना, यहां से लेके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक जाओ, झंझटी नहीं कहा चिरौरी कर रहे हो इसकी उसकी। और दूसरी बात उन्होंने कहा कांग्रेस ने कि हमने संघ को राष्ट्रद्रोही या देशद्रोही तिरंगा के संदर्भ में कहा। संजय सिंह जी ने कहा कि भाई हमसे नाराज क्यों हो प्रभु, हमने तो कोई गुस्ताखी की नहीं आपकी शान में। उसका एक लोक जीवन से जुड़ा उत्तर मेरी समझ में आता है कि भाई ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि अब जो सशक्त व्यक्ति है उस पर सीधे कुछ कहने मान लो थोड़ा कुछ किंतु परंतु रहता है हृदय में, है तो फिर उसकी बुआ को टारगेट कर लो, फूफा कुछ बोल दो तो मन को भी थोड़ी शांति मिली और रिस्क से भी बचे। ऐसा भी हो सकता है, इसलिए इसको अन्यथा मत लीजिए। ये फूफा को कई बार बोल दिया जाता है? अब तो भतीजा मान लीजिए जबर है तो भतीजी से तो नहीं बोल सकते। अब यहां भतीजा है जबर कौशलकांत मिश्रा, तो आरएसएस फूफा है, बोले ठीक है फूफा ही को लपेट लो, है तो ठीक है। अंशुमन द्विवेदी जी, मैं बहुत सरल बना के बहस करना चाहता हूं। कठिन तो चिदम्बरम साहब और भाजपा के गौरव भाटिया ये लोग कर ही रहे हैं। मेरी बात तो आम आदमी सुनते, इसलिए आम बात भाई, जो लोग मान रहे हैं कि इस देश में इतने लोग भ्रष्टाचारी हैं, वो 1 हो और चाहे 1 करोड़ हो, सबके खिलाफ मुकदमा लेके जाओ भाई। 8 साल हो गए, अभी भी त्रिपाठी जी करे मुकदमा का पर्चा बनवा रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। तो जब चिंतन कर लो तभी बताओ। नहीं, स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी ने कभी किसी सरकार का मुंह नहीं देखा, उसके भरोसे नहीं रहे कभी, और अच्छी सरकारें गिरा दी। सरकार का बिना मुखापेक्षी हुए अच्छी सरकारें गिरा दी। ये बात त्रिपाठी जी भी जानते हैं और मैं तो जानता ही हूं अच्छे से। क्या वो रास्ता कांग्रेस आम आदमी पार्टी क्यों नहीं अपना रही? झंझटी खत्म, एक। और दूसरा, सार्वजनिक जीवन में हम जिनके साथ काम करते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभाओं में हजारों हजार स्वयंसेवक अब तक चुनकर आए जिनके साथ कांग्रेस ने काम किया। नेताओं की अदला बदली भी होती है, जैसे नंबर पोर्टेबिलिटी होती है ना मोबाइल में, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, वैसे नेता पोर्टेबिलिटी भी है देश में। क्या सैकड़ों स्वयंसेवक कांग्रेस ने लिए होंगे अपने यहां? इतनी कड़ी और कड़वी बात क्यों राजनीति में? मैं कह रहा हूं, जिन लोगों, जो कांग्रेस को या जिस भी पार्टी को ये लगता है कि फला भ्रष्ट फ्री घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, तो एक मॉडल सुब्रमण्यम स्वामी ने इस देश में खड़ा किया है।
अदालत में जाइए, सबूत दीजिए, जांच के आदेश लाइए, लोग जेल जाएंगे। ठीक बात। क्यों कांग्रेस या बाकी दल इस पर क्यों नहीं चलना चाहते? यह है मूल प्रश्न। पहले मैं समझना चाह रहा हूं, नहीं मैं समझना सिर्फ इतना चाह रहा हूं, जिनके साथ हम सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में, नगर पालिका में, प्रधानी में, दाएं में, बाएं में, उनके बारे में ऐसी धारणा रखते हैं क्या राष्ट्रद्रोही जैसी? जिस सदन में भाजपा के लोग बैठते हैं, संघ के स्वयंसेवक चुनकर आते हैं, उसी में कांग्रेसी बैठते हैं जवाहरलाल जी के समय से। कि कोई अलग अलग मकान बने हैं क्या लोकसभा में? बिल्कुल नहीं, ये पूछ रहा हूं, खिलाफत आंदोलन तक मत जाइए, यहीं पर अपन बात करें। मैंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस के 5-10 बड़े नेताओं की स्थिति में जब वो थे तब भी सुना, और आज जब वो केंद्र में मंत्री हैं तब भी सुन रहा हूं। वो उनकी इतिहास की किताब बदल जाती है पार्टी बदलते ही, जो बात अंशुमान द्विवेदी जी कह रहे हैं, ठीक है। संजीव कौशिक जी, आज भाई कौशल खान जी आपके पास सबसे बात देंगे क्योंकि आपको सबका उत्तर देना है, और कांग्रेसी आज आपसे बहुत नाराज है, ध्यान रखिएगा। क्या सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हाँ, वो ट्रक के पीछे लिखा होता है ना, समझ के रखिए। आप ही ईडी खेल रहे हो सब। कौशिक जी जी, केजरीवाल जी ने बहुतों को भ्रष्ट बताया, ठीक, और जितनों को भ्रष्ट बताया उनमें से अधिकांश से आउट ऑफ कोर्ट माफीनामा कर लिया। क्या बोले गलती हो गई, हमने करना, ठीक। लीक छाण तीनों चले शायर सिंह सपूत। भारत की राजनीति में स्वामी जैसे लोग हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे? प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर आदमी दारा सिंह है, मेज पे चढ़ चढ़ के चिल्लाएगा कि ये भी भ्रष्ट, वो भी भ्रष्ट, वो भी भ्रष्ट, उनने 10,000 करोड़ खा लिए, उनने 1 लाख करोड़ खा लिए। उससे पूछो भैया अदालत में शपथ पत्र दोगे? बोले हम मर भाओगे क्या? केजरीवाल का देखा नहीं था, माफीनामा करना पड़ा था। ये सब चलने दो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जनता समझ नहीं पा रही, एक सुन लो, जनता समझ नहीं पा रही सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं आज, जब आप लोग इतना जानकार हैं। मुझसे भी कई लोगों ने पूछा, एक लिस्ट भेजी कि अमिताभ जी ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, मोदी सरकार के समय में, और इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, आप इनका मसला कब उठाएंगे? मैंने जवाब कोर्ट से ऑर्डर ले आएंगे तो मैं उन पर बहस कराऊंगा, जैसे स्वामी जी के विषय पर करा रहा हूं नेशनल हेराल्ड पर। बोले हम आप तो फंसवाने वाला काम करते हैं। मेरा चर्चा का विषय ये, ईडी, सीबीआई, आईबी और जितनी एजेंसीज और हैं मुझे तो पता नहीं, सब जोड़ लीजिए, वो एजेंसियों के लिए आप जिनको दोषी मानते कि चोर हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टिव लाइए उस एजेंसी के नाम एक। और अगर मान लीजिए संजीव कौशिक के खिलाफ ईडी ने मुकदमा दर्ज कर लिया, या अमिताभ अग्निहोत्री के खिलाफ, या केबी त्रिपाठी जी के खिलाफ, राइट, या संजय सिंह के खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे और कहेंगे कि हुजूर ये मुकदमा गलत है, इसको क्वेश किया जाए। कोर्ट क्वेश करता है मुकदमे अगर गलत साबित हो जाते हैं। तो अमिताभ जी इसमें क्या इस दिक्कत क्या बात, है? सावन का पूरा मजा आप ले रहे हो, मतलब सबको परेशान किए हुए हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे पराई आदमी हो, कोई हो, कांग्रेस हो, लोकदल हो, जनता दल हो, कोई हो, आप हर जगह। इतना गुस्सा राजनीति में क्यों पैदा कर दिया भाई आपने? जिसके कंधे पे हाथ रख दो वो वैसे खोखियाट दौड़ रहा है, कोई बात करने तैयार नहीं किसी से। इतनी कटुता तो मैंने इमरजेंसी में नहीं देखी थी। किसी से कोई बात कह दो, वो देखो कितना, कैसा उसके मतलब कितना तेजाब होगा वाणी में, वो पता लगता है कि अंदर कितना बड़ा ज्वालामुखी है। ये क्या परिस्थिति आपने पैदा कर दी भाई? इस कांग्रेस वाले कह रहे हैं आप सब तरफ ईडी चला दिए हैं, और हमारे दोस्त संजीव कौशिक कह रहे हैं कि आपने सारे जो गैर बीजेपी हैं या बीजेपी के राजनीतिक विरोधी हैं उनके पीछे ईडी लगा रखी। हालांकि वो इसमें ये नहीं बता रहे कि ईडी ननकू के पीछे थोड़ी नहीं लग सकती। जिसने कुछ माल कमाया होगा ईडी भी उसी के घर जाएगी भैया। तो माल क्यों कमाया ये बात की है, लेकिन लगाई क्यों? मैं एक छोटा सी टिप्पणी संजीव कौशिक से लूंगा, फिर संजय सिंह जी के पास चलूंगा, फिर अंशुमन जी के पास। संजीव कौशिक, ईडी हाहाकार कर रही है, कानून को रौंद रही है, संविधान का तिरस्कार कर रही है, ऐसा भाव लेके, शब्द नहीं, कोर्ट में शब्द नहीं जाते, ऐसा भाव लेके कोर्ट में मुकदमा गया। मैं सरल भाषा में बता रहा हूं ताकि समझने में कंफ्यूजन किसी को ना हो।
जनता में। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई की, बड़े बड़े विद्वान वक्तव्य दिए कोर्ट में। ठीक, कोर्ट ने अंत में निर्णय दिया, उसका सरल हिंदी में तर्जुमा ये है जो मैं समझ पाया, गलत तो बता दीजिएगा। ईडी जो भी कर रही है वो संविधान प्रदत्त शक्तियों के दायरे में कर रही है। ईडी की अब तक की कोई कार्रवाई संविधान के दायरे का उल्लंघन नहीं है। नमस्ते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तब आम आदमी पार्टी को वहां जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट कहना चाहिए था कि नहीं हमारे पास है उदाहरण जो आप नहीं समझ पाए। कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप। जनता बड़ी समझदार है, 1970 की जनता नहीं है। क्या अखबार में पढ़ेगी 4 दिन बाद। हम सबके आदर के पात्र देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी जयपुर गए थे, हमारे मित्र अशोक जी के साथ, अशोक गहलोत जी के साथ एक कार्यक्रम में थे। वहां उन्होंने कहा कि समाज में विपक्ष की भूमिका को सीमित किया जा रहा है। क्या सारे विपक्षों ने कहा कि राजा के रमन्ना साहब जिंदाबाद, स्वतंत्र न्यायपालिका जिंदाबाद। अब आप कह रहे हो कि न्यायपालिका भी आप जानते हो अमिताभ जी कैसी है। ऐसा नहीं चलेगा, या तो न्यायपालिका खराब घोषित कर दो या अच्छी मान लो। दोनों पटरी पर पांव मत रखिए, एक्सीडेंट हो जाता है। डॉक्टर संजय सिंह, मूल विषय जो बार बार घूम के आता है उसी पर भाई 2 मिनट हमको समझाओ सारे देश को। ये लोग आप पर मुख्य आक्षेप लगता है कि तिरंगा आपने अपने रेशम बाग वाले मुख्यालय में नहीं लगाया। कोई 50 वर्ष बताता, कोई 52 वर्ष, को जो भी, ठीक। और वो कह रहे हैं कि भाई तिरंगा के साथ की फोटो लाओ। हालांकि मैं व्यक्ति छोटे मानता हूं, तिरंगा बड़ा मानता हूं, लेकिन ठीक है, कांग्रेस का आग्रह है, वो मानती है कि नहीं व्यक्ति भी उतने बड़े हैं जितना बड़ा तिरंगा है, तो वो कह रहे फोटो दिखाओ। इस पर बता दीजिए वंस फॉर ऑल सेटल हो जाए भाई। कांग्रेस ने कहा कि अगर अकाउंट था लंदन में या 2 पासपोर्ट थे तो सरकार 8 साल से है, कार्रवाई करनी चाहिए। बात ठीक है, ठीक, लेकिन जब जहां सरकार नहीं, जहां कोर्ट के आदेश पर एजेंसी कार्रवाई करती है, वहां तो आप देश भर में सड़क पर उतर आते हो। वहां आदेश भाजपा का नहीं, ईडी को गया था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। हर मुख्यमंत्री सड़क पर उतार दिया आपने अपना। तब ये पासपोर्ट पे और गिरफ्तारी करने पहुंच जाते तो फिर आप देश भारत बंद का आह्वान करते। मसला ये है ना। एक मैं रोचक दृश्य आया मेरे निगाह में। कई बार टोटके बड़े विचित्र होते हैं। लोकसभा का एक दृश्य वीडियो किसी ने मुझे भेजा। अधीर बाबू कह रहे हैं, मोदी जी हाउस में थे, कि हिम्मत हो तो मिसेस गांधी और राहुल गांधी जी के खिलाफ जांच करके इनकी गिरफ्तारी करके देखो, पता लग जाएगा। फिर मोदी जी रिस्पॉन्ड करते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये सरकार गिरफ्तारी नहीं करती, अदालत निर्णय लेती है गिरफ्तारी की भी और जमानत की भी। ये कोई 1974-75 की सरकार नहीं है कि पूरे देश को जेल में डाल देंगे, और जो लोग जमानत पर हैं वो आनंद करें। तीसरे किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब, कांग्रेस वालों को, आपके दोस्त हैं सारे लोग, आप बताओ ये लोग ऐसी बात क्यों बोलते हैं। इन्होंने कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, वो शिलान्यास करे आए। फिर कहा 370 कभी नहीं हटाएंगे, ये झूठ बोलते हैं, गप्पी है, वो हटा दिए। हालांकि ये भी कहा था 370 हटाएंगे तो खून की नदियां बह जाएंगी, वहां पानी की नदी भी नहीं बही। फिर अब ऐसी चुनौती क्यों दी अधीर जी ने, इसकी भी जांच कराओ। ये बात कोई बोलने वाली है कि सोनिया जी और राहुल जी। हमारे यहां जब हम लोग छोटे थे, द्विवेदी जी को भी याद होगा, तुम्हारी दादी कहती थी बेटा शुभ शुभ बोला करो, पता नहीं कौन सी बेर में सरस्वती बैठी हो मुंह पे। अधीर रंजन का क्या कहूं, अब फंस गई जान मुसीबत में कि नहीं। क्यों बोले लोकसभा में ऐसा भाई, कि हिम्मत है तो जांच करा के देख लो। हो गई जांच, और स्वामी जी देखो ताल ठोकी रहे हैं, वो कह रहे 22 साल से कम नहीं होगी। मेरा तजुर्बा ये कहता है 22 नहीं, कुछ हो,
2 साल की सजा भी हो, तो ये देश की आजादी की लड़ाई में तो जेल यात्रा नहीं है ना, न जांच है आजादी की लड़ाई की। ये प्रसंग खराब होगा। महिमा मिटे अपार, प्रश्न महिमा का है, प्रश्न जेल का थोड़े ना है। और बड़े लोग जाते हैं जो देश में चर्चित है, उनके साथ जेल में भी कोई ऐसा थोड़े ना कुछ गलत हो जाएगा, उनका सम्मान है हर जगह। लेकिन महिमा मिटे अपार, महिमा मिटे अपार, यह समस्या है। मैं फिर कहूंगा, जितना मैं भाजपा को समझता हूं, कांग्रेस को समझता हूं, बाकी पार्टियों को एक पत्रकार के नाते समझता हूं, उसके आधार पर कह रहा हूं, नान्याह पंथाह ऐनाय, कोई दूसरा रास्ता नहीं। गो टू द कोर्ट। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई प्रदर्शन, कोई ब्रीफिंग, कोई टीवी डिबेट कुछ नहीं कर पाएगी। गो टू द कोर्ट, गो टू द हाईएस्ट कोर्ट, वहां जाइए, सिद्ध करिए। ईडी के पास जो शक्तियां हैं वो गैर संवैधानिक हैं, कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर डबल मोहर मार दी। आप ऐसी बात क्यों बोलते हो जो बिना मोहर के चल रही थी, उस पर डबल मोहर मरवा दी आपने सुप्रीम कोर्ट से। अब और लठ बज रहा है। नहीं बोलते तो मामला नहीं आता इतना। अब उनने डबल मोहर मार दी, सुप्रीम कोर्ट वालों ने बोले नहीं नहीं नहीं, चलो हर क्लॉज पे मोहर लगा दी। और ये क्लॉज कौन लाया था? कहूंगा तो कांग्रेस के मेरे मित्र फिर मुझसे नाराज हो जाएंगे। ये कौन लाया था? नरेंद्र मोदी नहीं लाए। ईडी को, ये बात संजीव कौशिक, त्रिपाठी जी और अंशुमान जी को सबको समझनी चाहिए। ईडी को महाशक्तिशाली, परम शक्तिशाली, त्रैलोक्य विजेता बनाने का काम किसने किया? सीबीआई को उसके सामने छोटे बच्चे के मिनिएचर के रूप में तब्दील करने का काम किसने किया? बोले सीबीआई, बोले कुछ नहीं, नैनो टेक्नोलॉजी है, नमस्ते ईडी करो। ये किसने ईडी को डबल ताकत का इंजेक्शन लगाया था? मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार की कृपा से दशकों दशक से राजयोग भोगने वाले चिदंबरम जी इस ईडी को डबल ताकत के 4 इंजेक्शन लगा गए थे। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने इस नियत से लगाए होंगे कल ये ईडी से गांधी परिवार के लिए मुसीबत बनेगी। लेकिन अगर आपको लोकतंत्र विरोधी लग रहे हैं ईडी के कानून, तो आप लाए क्यों थे? लाए क्यों थे? आपने ऐसा क्यों कहा कि ईडी को कारण बताने की जरूरत नहीं, ईडी को कारण दिखाने की जरूरत नहीं? इसका तो उत्तर कोई नहीं देता। क्यों लाए थे आप? खट्टा मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू नहीं। एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, उन्होंने मुझसे कहा, रोचक प्रसंग है, उन्होंने कहा कि भैया बड़े मंदिरों के पास से नहीं, बड़े मंदिरों में ऐसे व्यक्तियों को नहीं जाना चाहिए जो किसी को कष्ट दे चुके हो। मैंने कहा क्यों पर महाराज? बोले वो पहले वहां पहुंच जाता है और परमात्मा जो वहां डीटी है, जो विग्रह है, उससे कहता है कि जो लाल कमीज पहने पीछे आ रहा है यही है जिसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो बोले आपकी फाइल निकलवा के वो उस पर तत्काल फैसला करके मोहर मार देते हैं। क्या बात थोड़ी है ना महत्वपूर्ण? आप ऐसे ललकारने वाला तेवर क्यों रखते हो? अधीर रंजन की क्लास क्यों नहीं लेते आप कि ऐसी फालतू बातें मत किया करो? ये कहने की क्या जरूरत है कि ताकत है तो सोनिया जी और राहुल जी को क्या कुछ बिगाड़ के दिखाओ? अरे जो चीज दबी धकी चलने दो यार। नहीं, ताल भी ठोकेंगे, बवाल हो जाएगा तब। और मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता। हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह पार्टी पोर्टेबिलिटी की। संघ के स्वयंसेवक से कांग्रेस के नेता हुए, बड़े सांसद, विधायक हुए, मंत्री हुए राज्यों में, केंद्र में, जनसंघ से लेकर आज तक। सब राष्ट्रद्रोही हैं क्या? अटल बिहारी वाजपेयी क्या है? कोई मुकाबला है? भारत के सबसे ज्यादा दुलारे राजनेताओं में से एक अटल बिहारी वाजपेयी।
दुलार देखिएगा तो पंडित नेहरू और वाजपेयी, दो पे ही बरसा। आप देशद्रोही कहेंगे उनको? मैं इस बात के खिलाफ हूं। ये छोटा मंच है टीवी का, लेकिन जितने भी हम 5-6 लोग हैं यहां, सबके प्रति हम एक सम्मान की रेखा तो रखेंगे ना। हम साथ के लोग हैं, साथ संवाद कर रहे हैं। वैसे ही वो लोग जो भारत के लिए किसी न किसी भूमिका में सक्रिय रहे हैं सार्वजनिक जीवन में, उन पर कोई किसी के लिए ऐसा आरोप लगाए, मैं उसके खिलाफ खड़ा होता हूं। मेरे दोस्त संजीव कौशिक ने एक बात कही, उनको स्मरण नहीं होगा। मैं तो बहुत सारे जोखिम उठा के भी बहुत कुछ बोल जाता हूं कौशिक जी, उतना जोखिम तो नेता नहीं उठाता हमारे डर के, पता है ना। नेता की भी हवा टाइट रहती है, लेकिन मैं बोलता हूं। ये मैंने ही बोला था ऐसे ही किसी मंच पर, फिर दोहरा देता हूं ताकि वंस फॉर ऑल रहे। जिस वोट से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, बंगाल में ममता जी, बिहार में नीतीश बाबू, मुख्यमंत्री नवीन बाबू उड़ीसा में मुख्यमंत्री बनते हैं, हर वोट मेरे लिए पवित्र है, हर वोट मेरे लिए पूजनीय है। ये भारत का वोट है। वो दोहरे चरित्र के लोग होंगे जो कहें कि मुझे प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा जी पसंद है, मोदी नहीं पसंद। नहीं, इंदिरा जी भी इसी देश के वोट से देश की नेता हुई और नरेंद्र मोदी भी उसी वोट से हुए। कुछ छीना झपटी है कि जो दबंग था वो ले गया कुर्सी, ऐसा तो नहीं है ना। मैं राष्ट्र के मत का सम्मान करता हूं। मैं इतना अहंकारी नहीं हूं कि मैं अपनी निजी पसंद के चलते देश की पसंद के ऊपर अपनी निजी पसंद को रखूं। अंशुमान द्विवेदी के लिए खासतौर पर कह रहा हूं, उनको सुनना चाहिए ये बात। मेरी कोई निजी पसंद नहीं, देश की पसंद के सामने मेरा सिर आपाद मस्तक झुकता है। देश ने कहा जवाहरलाल नेहरू हमारे नेता, मैंने कहा कि हां सबके नेता। इंदिरा जी सबकी नेता, वाजपेयी सबके नेता, मनमोहन सिंह सबके नेता। इसमें क्या समस्या है? लेकिन मोदी के लिए मत बोलो ये, नहीं तो हम बोलेंगे गोदी। अरे आप जो मन में आए बोलिए। आपके बोलने की स्थिति ही कहां बची अब ज्यादा। तब मुझसे अगर यह कहलाना चाहोगे कि यूपी में योगी आदित्यनाथ गलत चुन लिए गए और दिल्ली में केजरीवाल जी ठीक चुन लिए गए, यह मैं नहीं बोल सकता ना। मुझे पार्टी की टिकट नहीं चाहिए किसी की, अपने अपने घर बैठो, ठीक, अपने अपने घर रहो, 2 रोटी ज्यादा खाओ। और मैं किसी के कौशलकांत मिश्रा कहने से यह भी नहीं कहूंगा कि पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी गलत चुन ली गई। कैसे भाई, कैसे? असम में जो इससे हेमंत चुने गए, उसी वैसे ही वोट, पवित्र वोट से पश्चिम बंगाल में ममता जी चुनी गई। इतनी हिम्मत है किसी बोलने की? किसी राजनीतिक दल में हो तो लाओ मेरे सामने उसको निकाल कर। छोटे छोटे लालचों में फंसे हो, इसीलिए विश्वसनीयता का संकट है। और एक बात कह के बात समाप्त करूंगा। एक पुराना दृष्टांत है त्रिपाठी जी, जगजीवन बाबू के खिलाफ लोकसभा में बहस चली, 2 घंटे बहस हुई। जब बाबूजी को घेर लिया विपक्षी दलों ने, उस वक्त भाई विपक्षी दल भी बड़े बड़े नेता भी बड़े बड़े, हिरेन मुखर्जी, भूपेश गुप्ता, इस टाइप के बड़े लोग थे, स्टॉलवर्स, मधुलिमय। उन्होंने कोई टैक्स का मामला था जगजीवन बाबू का, कौशिक जी, टैक्स चोरी का, यह टैक्स जमा नहीं हुआ था। 2 घंटे जगजीवन बाबू औंगते रहे। 2 घंटे बाद जब हुआ कि भाई अब जवाब दीजिए, तो खड़े हुए बोले हाँ अगर नहीं जमा हुआ तो गलती है हमारी, गलती मानते हैं, कल सुबह जमा करा देंगे, इस सदन से माफी मांगते हैं। ये लोकतंत्र की मर्यादा है, ये लोकतंत्र की मर्यादा है। और ये क्यों? ये अच्छा नहीं लगता कि सिपाही दरोगा रजिस्टर और डंडा और टार्च लेके ऐसे ऐसे लोगों के घर जाएं जिनको देश ने कभी बड़ी भूमिकाओं में रखा है। मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं चाहता ऐसा हो। ये देश ऐसे नहीं चलना चाहिए। ऐसे काम क्यों करेंगे? दरोगा आपकी जांच झाड़ा तलाशी ले, अदालत आदेश जारी करे कि दरोगा जी जाओ और इनके झाड़ा तलाशी लो, नहीं ना। और अगर कहीं कुछ गलती है
तो आइए और बड़े हृदय से स्वीकार कर लीजिए। क्या जा रहा है, बड़े हृदय से स्वीकार कर लीजिए। लेकिन अगर आप ऐसा भी नहीं करेंगे तो वो दौर चला गया, आरोप लगाने से राजनीतिक लाभ मिलने वाला जो काम था उसके अंतिम लाभग्राही हितग्राही अरविंद जी थे, केजरीवाल जी, वो ले चुके लाभ। अब उसके बाद से भारत की राजनीति में बिना सब्सटेंशियल एविडेंस के आरोप लगाने से लाभ मिलना बंद हो गया। सारे चोर हैं ये नहीं चलेगा, पिन पॉइंटेड बताइए ये चोर है, अदालत जाइए उसके खिलाफ जांच का आदेश ले आइए तो चलेगा। वरना केजरीवाल जी ने उस प्रथा को बंद कर दिया। उन्होंने इतने आरोप लगाए और इतने माफी मांगी कि वो प्रथा ही बंद हो गई भारत में अब। इसलिए मैं सबसे कहूंगा, लोक जीवन में जितने लोग आपको लगता है भ्रष्ट हैं उनके खिलाफ अदालत जाइए। ये देश की सेवा होगी, ये राष्ट्र की सेवा होगी और ये आपकी विश्वसनीयता की कसौटी भी हो जाएगी। ऐसा कर लीजिए, झगड़ा की जरूरत ही नहीं।